हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। सो इफ यू आर एन आईसीएससी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सी, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन प्रेशर इज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट को समझने के लिए जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो दैट अ बॉक्स इज लाइंग ऑन अ टेबल एंड अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉक्स। इस बॉक्स पर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, बट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस वो फोर्स जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल का मतलब वो फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा है किसी भी बॉडी पर डाउनवर्ड्स, that force accounts for thrust. A number of forces act on the body, but the force which is applied perpendicularly, that force, my dear students, is called as thrust. Right? अब हम लोग मोशन वाले चैप्टर में देख चुके हैं, किसी भी बॉडी का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। वेट इज नथिंग बट mg। तो थ्रस्ट और वेट एक ही लाइन में एक्ट करेंगे हमेशा, और हम कह सकते हैं दैट थ्रस्ट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द वेट ऑफ द बॉडी। सो थ्रस्ट एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो बॉडी पर परपेंडिकुलरली लगता है। फोर्सेस बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों थ्रस्ट। राइट? अच्छा, थ्रस्ट में मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया है। मैंने बोला है कि ये फोर्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स ही लगेगा, परपेंडिकुलरली लगेगा, नॉर्मल लगेगा। तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, और अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता है बच्चों, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये भी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब सिंस थ्रस्ट एक फोर्स ही है, तो थ्रस्ट की भी वही यूनिट होनी चाहिए बच्चों जो फोर्स की यूनिट होती है। सो द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो इट कैन बी ग्राम फोर्स और किलोग्राम फोर्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में जब अपथ्रस्ट आएगा, बॉयंसी आएगा, तब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें यूनिट या तो ग्राम फोर्स में होगी या केजीएफ में होगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें केजीएफ को न्यूटन में या केजी में कैसे कन्वर्ट करना है ये ध्यान रखना है। तो बच्चों, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड? 1 kgf इज इक्वल टू g न्यूटन्स। अब g की वैल्यू अगर 9.8 दी है क्वेश्चन में, तो मैं अपने kgf को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 10 दी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मुझे ग्राम फोर्स को डाइंस में कन्वर्ट करना हो, तो g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 980 डाइंस होती है। ध्यान रखेंगे। तो अगर ग्राम फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 980 से करेंगे, अगर केजीएफ को कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों तो 9.8 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत सी गलती होती है बच्चों से। राइट? अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट प्रेशर इज। डायग्राम से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो, बहुत रियल लाइफ सिचुएशन है। आपके घर में गद्दे होंगे, यू डेफिनेटली विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ कुशन्स, पिलोज एंड एवरीथिंग। अगर आप किसी गद्दे पर खड़े होते हो तो आप देखते हो दैट इट presses to a greater extent. On the contrary, when you lie down on it, आप देखते हो कि ये प्रेसिंग उतनी ज्यादा नहीं होती। राइट? नाउ दिस इज वेयर प्रेशर कम्स इनटू एक्शन। प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बच्चे बोलते हैं कि सर प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, बट थ्रस्ट भी तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है। तो हम थ्रस्ट को फोर्स से रिप्लेस कर देते हैं और हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। राइट? तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द थ्रस्ट या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन एनी बॉडी। अब ये प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली ये फोर्स या थ्रस्ट पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर एरिया कम है तो भी प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम यूनिट की बात करें प्रेशर की तो इट्स वेरी ऑब्वियस, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर,
तो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों हम बोलते हैं पास्कल, राइट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल्स। अब आपके एग्जाम्स में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 पास्कल। बहुत ध्यान से समझो, मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस में देखो। जब कभी भी आपको किसी यूनिट को डिफाइन करना होता है, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं न्यूटन यानी कि फोर्स को 1 कर दूं, मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया को 1 कर दूं, तो प्रेशर कितना लगेगा 1 पास्कल। तो व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ यूनिट एरिया by a force of 1 Newton, right? By a force of 1 Newton. Pascal is 1 unit. प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, टॉर होती है, एटमॉस्फेयर होता है। ये जब हम अपथ्रस्ट पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। बार होता है प्रेशर का यूनिट, मैंने यहां स्लाइड में आपके लिए लिख दिया है, जस्ट नोट इट डाउन एंड रिमेंबर यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन एमसीक्यू, राइट। सबसे प्रोमिनेंट, सबसे कॉमन प्रेशर जो हम पढ़ते हैं दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और नाम है दैट इज बैरोमेट्रिक प्रेशर। बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बैरोमेट्रिक का मतलब मेजरमेंट ऑफ बार। तो जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं तो हम डिवाइस जो यूज करते हैं दैट इज बैरोमीटर। इसी चैप्टर के बी पार्ट में हम बहुत सारे बैरोमीटर्स पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिंपल, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स हैं। जो लेयर ऊपर है, मान लीजिए ये मैंने बोल दिया लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो लेयर 3 लेयर 2 पर एक फोर्स लगाएगी, लेयर 2 और लेयर 3 मिलके लेयर 1 पर एक फोर्स लगाएंगे। तो ये सारा फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक हाइट से मेजर करते हैं। 1 atmosphere is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg stands for mercury। अभी हम मर्करी बैरोमीटर पढ़ेंगे, थर्मोमीटर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है क्या, राइट। अभी के लिए इतना ध्यान रखो दैट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बैरोमेट्रिक हाइट इज 0.76 मीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब है अगर मैं बैरोमीटर को रखूंगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मेजर कर रहा है तो 76 सेंटीमीटर ही उसकी रीडिंग आएगी। इसको हम mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी को हम बच्चों 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। लाइक आई सेड, बार एंड टॉर आर अदर यूनिट्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम, दे माइट कम एज MCQs इन योर फाइनल एनुअल एग्जाम्स। नाउ let us talk about the parameters which affect the pressure. Obviously the definition, the formula says force upon area, ज्यादा फोर्स ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एरिया कम प्रेशर। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में जो आपका ये वाला ब्लॉक है, इसमें जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो लेस है। इसको अगर हम A1 बोल दें, इसको हम बोल दें A2, तो आप क्लियरली देख सकते हो दैट A2 इज ग्रेटर देन A1, राइट। अच्छा, फोर्स क्या होगा? फोर्स इसका वेट होगा। चाहे मैं ब्लॉक को कैसे भी रखूं, अब मेरे पास ये डायरी है, अब मैं इस डायरी को चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, इसका वेट तो नहीं चेंज होने वाला। चेंज क्या हो रहा है? एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, राइट। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां से आप इस डायग्राम को डिकोड कर सकते हो। ये देखिए, दिस इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट A2 एंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट A1। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट A1 इज ग्रेटर देन A2। इसका मतलब P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इसीलिए जब आप खड़े होते हो गद्दे पर, कुशन पर, तो वो ज्यादा दबता है। जब आप यू लाई डाउन, आप लेट जाते हो, तो वो इतना नहीं दबता, बिकॉज इन दैट केस द प्रेशर अप्लाइड इज लेस। आई गेस आई एम क्लियर नाउ। इट्स वेरी बेसिक। नाउ based on these basic concepts there are few questions जो आपके एनुअल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, why do we use pointed pins? देखो, अगर हम पिंस को पॉइंट कर देंगे तो एरिया कम हो जाएगा, अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज
व्हाई डू वी यूज शार्प एज्ड कटिंग टूल्स? एज जितना शार्प होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना कम होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना कम होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हम आराम से वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं, राइट। व्हाई डू वी प्लेस वाइड वुडन प्लैंक्स? देखो आप लोगों ने रेलवे रेल्स देखे होंगे, राइट। आपने देखा होगा कि दो रेल्स के बीच में ऐसे वुडन प्लैंक्स लगे होते हैं। नाउ व्हाट डू दीज वुडन प्लैंक्स डू? ये वुडन प्लैंक एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। अगर एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। दैट मींस व्हेन योर ट्रेन इज क्रॉसिंग द रेल्स, बिकॉज ऑफ अ वाइडर बेस वो रेल्स पर कम प्रेशर लगाते हैं, तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज ऑफ द रेल्स, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आई गेस बात समझ में आ गई। सेम रीजन है, किसी भी बिल्डिंग का जो फाउंडेशन वॉल होता है दैट इज वाइडर टू प्रोवाइड मोर एरिया एट द बेस एंड रिड्यूस द प्रेशर। आप लोगों ने बहुत ऑब्वियसली देखा होगा मोबाइल टावर्स। मोबाइल टावर्स भी आपने देखे होंगे, ऐसे कोनिकल शेप के होते हैं, राइट। जब आप हाईवेज पे जाते हो तो यू सी हाई टेंशन वायर्स पोल्स पे बंधे होते हैं, वो सारे पोल्स ऐसे होते हैं। सबका एरिया वाइडर होता है, बेस वाइड होता है, ताकि स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आए, प्रेशर ग्राउंड पे कम लगे। आई गेस दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस वाज बेसिक अबाउट प्रेशर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड्स। व्हाट आर फ्लूइड्स? सी, बेसिक चीज अगर बोलो तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज फ्लूइड। हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड है। एयर फ्लो कर सकती है, यस सर एयर फ्लो कर सकती है। एयर तो गैस है, तो क्या गैस फ्लूइड्स हैं? यस, गैस इज आल्सो अ फ्लूइड। ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, राइट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? फाइन। अब अगर मैं सॉलिड की बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि सर ये एक कंटेनर, ये एक बेस है, इस बेस पर मैंने एक सॉलिड रख दिया, तो भाई जो सॉलिड है ये केवल इस सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, राइट। जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है केवल उस पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन फ्लूइड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने एक कंटेनर में ये फ्लूइड रख दिया, तो भाई ये कंटेनर पे जो फ्लूइड है ये चारों तरफ प्रेशर लगाएगा एट एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक से ज्यादा सरफेस से कांटेक्ट में है अपने कंटेनर पे। तो ये ध्यान रखेंगे, सॉलिड्स जो प्रेशर लगाते हैं वो केवल बेस या उस सरफेस पे लगाते हैं जिस पर उनका वेट बैलेंस है। लेकिन फ्लूइड्स के साथ ऐसा नहीं होता। दे एक्सर्ट प्रेशर एट ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑन द कंटेनर, जिनके जिनके कांटेक्ट में वो हैं। यहीं से आपको समझ में आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे आ रहा है। भाई एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स अर्थ के कांटेक्ट में हैं, राइट। ऊपर वाली, उसके नीचे, तो सब नीचे प्रेस कर रहे हैं। तो आप अज्यूम करिए, सोचिए, जस्ट इमेजिन कि हमारी बॉडी पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बट स्टिल वी आर एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ आवर ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर ही इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम बैरोमीटर, थर्मोमीटर ये सब डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ दिस ब्लड प्रेशर मैनेजेस एवरीथिंग, राइट। चलो अब देखते हैं कि फ्लूइड प्रेशर के कुछ बेसिक लॉज क्या हैं। तो देखो इसके लिए हमने कुछ एक बेसिक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने एक मैथमेटिकल कंक्लूजन भी निकाला। तो पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाता हूं, उसके बाद हम मैथमेटिकली देखेंगे कि एक लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो आपको डायग्राम में कंटेनर दिख रहा है, कंटेनर में आपने 3 जगह होल किए हुए हैं, 1, 2 and 3। When you fill the container with water, आपके जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं, वो पॉइंट जहां पहली चीज तो अगर आप किसी भी कंटेनर के माउथ पे यू विल पुट अ फिंगर, तो आपको एक प्रेशर, एक फोर्स महसूस होगा। इससे कंक्लूड होता है कि जब वेसल से फ्लूइड बाहर जाता है तो इट एक्सर्ट्स प्रेशर, वो प्रेशर लगाता है। तभी अगर हम फिंगर लगाते हैं तो वी एक्सपीरियंस अ फोर्स, हमें एक प्रेशर फील होता है। आप अपने घरों में यू वाटर योर प्लांट्स, योर गार्डन थ्रू पाइप, अगर आप पाइप के माउथ पे यू पुट अ फिंगर, you experience a force, you experience a pressure, that is fluid pressure, right? So this is explained in point 2, right? दूसरी चीज, अगर आप किसी भी पॉइंट पे होल कर दोगे तो पानी वहां से निकलने लगेगा, और अगर पानी वहां से निकलने लगा इसका क्या मतलब है, ये प्रेशर हर तरफ लग रहा है, राइट? भाई ऐसा तो मैंने 3 होल किया, अगर मैं यहां होल कर दूं तो यहां से भी पानी निकलेगा, इसका मतलब प्रेशर हर जगह है।
जहां से प्रेशर को रिलीज होने का टाइम मिल गया, रिलीज होने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, वहां से प्रेशर निकल गया, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दिस इज कॉल्ड द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस से जितना नीचे होल होगा वहां से वाटर का फ्लो उतना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। होल जितना नीचे होगा वहां से निकलने वाला फ्लूइड उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इससे क्या कंक्लूड होता है? इससे कंक्लूड होता है कि अगर मैं फ्री सरफेस से हाइट बढ़ा दूं, देखो बच्चों, दिस इज द हाइट, दिस इज h1, दिस इज h2 एंड दिस इज h3। तो अगर मैं फ्री सरफेस से हाइट बढ़ाऊंगा तो हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली मैं ये कह सकता हूं दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अब मैथमेटिकली इसको कैसे वैलिडेट करें, तो उसके लिए लेट अस सी दिस डायग्राम। देखो मुझे देखना है कि एक वाटर कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है। तो देखो प्रेशर मैं बेस पे चेक करता हूं, राइट। मैं मानना चाहता हूं कि बेस PQ, इस पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो आप मुझे एक बात सोच के बताओ, इस कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड होगा उस लिक्विड का जो वेट होगा वही तो इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, isn't it? Let us assume that the density is rho, राइट। हाइट आपको क्लियरली दिख रही है h, ठीक। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर कॉलम इस कंटेनर के अंदर इन PQRS। PQRS मेरा कंटेनर है, इसके अंदर जो पानी भरा है केवल मुझे उसका वेट देखना है। तो देखो बच्चों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। अब व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू m इनटू g। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो वेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? वेट का वैल्यू आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m का वैल्यू है रो इंटू v, तो दिस विल बी रो इंटू v इंटू g होगा। नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज thrust. What is thrust here? Here thrust is nothing but weight. By weight is also a force. हम देख चुके हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में the difference between mass and weight. Mass is a scalar quantity but weight is a vector quantity. It is a force. तो कितना वेट लग रहा है? रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाई ए। अब बच्चों व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। भाई वाटर कॉलम का लेंथ कितना था आप खुद देखो, मैंने यहां पर हाइट ऑफ द वाटर कॉलम h ले रखा है, राइट। तो यहां से क्या होगा? दिस गेट्स कैंसिल्ड। तो प्रेशर कितना आ गया बेटा? प्रेशर आ गया h इंटू रो इंटू जी। तो व्हाट इज द प्रेशर? द प्रेशर बिकॉज ऑफ एनी वाटर कॉलम इज नथिंग बट h रो g। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, pressure is directly proportional to density and pressure is directly proportional to acceleration due to gravity। एक चीज ध्यान रखनी है बस, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, height is taken from free surface। ध्यान रखना बच्चे, कभी भी नीचे से बॉटम से हाइट मत लेना, हाइट हमेशा फ्री सरफेस से लेना। अब अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लूं कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0, P0 को मैं बोल दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैं नॉर्मली नेग्लेक्ट कर दूंगा। जब तक मुझे क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया नहीं होगा तब तक मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना नहीं है। तो अब टोटल प्रेशर कितना एक्ट करेगा? भाई टोटल प्रेशर होगा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ऊपर से लग रहा है, प्लस मैंने क्या निकाला? h रो g। Now based on this equation we have certain laws। सबसे पहले फैक्टर्स देख लो। डेप्थ मैंने आपको बता दिया h, डेंसिटी मैंने आपको बता दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर एक अच्छा एमसीक्यू बनता है, अगर मैं सेम हाइट तक दो अलग अलग लिक्विड्स भरूं, अलग अलग लिक्विड्स भरने से डेंसिटी बदल जाएगी, तो क्या प्रेशर सेम रहेगा? नहीं।
अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड भरे हैं सेम हाइट तक, तो क्या उनका प्रेशर सेम होगा? नहीं सर, सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स अलग अलग हैं। अगर लिक्विड्स अलग अलग हैं तो डेंसिटीज अलग अलग होंगी, और अगर डेंसिटीज अलग अलग होंगी तो प्रेशर भी अलग अलग होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए। चलो, नाउ अगेन जस्ट रिमेंबर इट। दो ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला, शेप साइज ऑफ द वेसल, किस वेसल में लिक्विड है। अच्छा, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जिस भी वेसल में जाते हैं वो शेप ले लेते हैं। तो वेसल के शेप से क्या फर्क पड़ता है? लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ी बदल रहा है, राइट। सेकेंड, एरिया ऑफ द सरफेस। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर का इक्वेशन देखो, H रो जी, तो ये एरिया पे इंडिपेंडेंट है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नाउ लेट्स सी फ्यू वेरी रिलेटेबल एग्जांपल्स या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर। देखो बच्चों, अगर आप डैम देखते हो तो आप देखते हो डैम आपका नीचे की साइड से वाइड होता है। क्यों? देखो, ये मेरा फ्री सरफेस है, दिस इज माई फ्री सरफेस। जैसे जैसे मैं फ्री सरफेस से नीचे आ रहा हूं, मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए मुझे वाइडर बेस चाहिए। तो इसीलिए जितने भी डैम्स होते हैं उनकी वॉल की विड्थ बेस की तरफ बढ़ती जाती है। आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा नीचे प्रेशर लगेगा। उतने प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए मुझे एक ब्रॉडर एरिया चाहिए। आई गेस इट इज क्लियर। सेकेंड, दीज आर फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस। आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई। किसी ने भी किसी भी घर में पानी की टंकी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं देखी होगी। कभी कभी जब हम छोटे थे तो सोचते थे यार पानी की टंकी इतनी ऊपर क्यों लगाई है, नीचे से भी तो पानी सप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चा, अगर नीचे से पानी सप्लाई करेंगे तो हमें नीचे से ऊपर भेजना है, हमें नीचे की तरफ हाइट कम मिलेगी, हाइट कम मिलेगी तो प्रेशर कम मिलेगा, प्रेशर कम मिलेगा तो ये इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन। इसीलिए पानी की टंकियां टॉप पे लगाई जाती हैं। जितना हाइट वाटर कॉलम का उतना ज्यादा प्रेशर, तो सारे फ्लैट्स में, पूरी बिल्डिंग में आराम से पानी आएगा। सेकेंड, डाइवर सूट। ये जो डीप सी डाइविंग करते हैं, जब वो बहुत नीचे जाते हैं सी के, तो दे हैव टू फेस very huge amount of pressure. In order to withstand that excess pressure, they normally wear specially designed suits. Right now, this third one is super duper important. बुक से समझ में भी नहीं आता है। ध्यान से देखो, साइज ऑफ अ गैस बबल इनसाइड अ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट राइजेस अप। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक रिजर्वोयर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। एक गैस बबल है जो यहां पे है और यहां से राइज करते करते यहां पे आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये गैस बबल राइज कर रहा है तो इसका साइज चेंज क्यों हो रहा है, राइट। जब वो सरफेस पे आता है तब उसका साइज सबसे ज्यादा हो जाता है। ये चीज आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में भी देखी है, सोडा की बोतल में भी देखी है। यू हैव बबल्स जो नीचे से राइज करते हैं और ऊपर आके दे ब्लास्ट, दे आर नो मोर इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका सीधा सा फंडा समझो। एक रूल होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ, राइट। इट इज अ लॉ फॉर गैसेस, फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैं यहां पर मान लेता हूं प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। यहां पर मान लेता हूं प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। ठीक, अब आप मुझे बताओ V2 की वैल्यू कितनी होगी या V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी होगी। इट विल बी P1 अपॉन P2 होगी। अब आप मुझे बताओ P1 बड़ा है या P2 बड़ा है। P1 इज एट लार्ज या ग्रेटर डेप्थ है, P1 इज एट ग्रेटर डेप्थ। ये प्रेशर बहुत नीचे है तो ऑब्वियसली P1 का वैल्यू P2 से ज्यादा है। अगर P1 का वैल्यू P2 से ज्यादा है, इसका मतलब V2 अपॉन V1 इज ग्रेटर देन 1 या V2 इज ग्रेटर देन V1। बात समझ में आई। इसीलिए जब ये गैस बबल ऊपर की तरफ राइज करता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट्स अ वेरी वेरी बेसिक फंडा, ध्यान रखेंगे ये, ठीक। अगर P1 P2 से बड़ा है तो जब आप P1 को P2 से डिवाइड करोगे, यू विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1। यू कैन नेवर गेट अ वैल्यू दैट इज लेस देन 1। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
नाउ दीज आर द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अगेन जैसे जैसे मैं डेप्थ बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, P इज इक्वल टू एच रो जी। अगर लिक्विड स्टेशनरी है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सभी पॉइंट्स पर सेम प्रेशर लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा भाई। अगर मैं कहूं कि सर ये एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मैं ये पॉइंट ले लूं या ये पॉइंट ले लूं, ऑल पॉइंट्स आर एट सेम हाइट, राइट। और अगर सभी पॉइंट सेम हाइट पे हैं तो प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, और अगर प्रेशर हाइट पे डिपेंड कर रहा है तो प्रेशर तो सेम रहेगा, राइट। अगेन द प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। अभी मैंने आपको बताया लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है एंड दैट प्रेशर इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस, राइट। नाउ दिस आई हैव टोल्ड यू अगेन, pressure at the same height in different liquids is different. Why? Because density is different, right? Density differs. That is why it happens. अगर आप पूरा लेक्चर देखोगे, ध्यान से देखोगे, उसके बाद आपको बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, हर चीज बिल्कुल प्रिसाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। अगेन अ लिक्विड फाइंड इट्स ओन लेवल, जिस भी कंटेनर में जाएगा उसके हिसाब से अपना लेवल एडजस्ट कर लेगा। इट्स वेरी 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 नॉर्मल, राइट। The pressure difference between any two points will depend only on the difference of height. अगर हाइट ज्यादा है या कम है तो प्रेशर भी ज्यादा या कम होता जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलूं ये दो पॉइंट है सेम हाइट पे, ए और बी, ए बी, मैंने आपसे कह दिया एच ए इज इक्वल टू एच बी। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं ए पर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो देखो ए और बी सेम हाइट पे हैं तो प्रेशर तो सेम रहना चाहिए। अगर मैंने किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू ए पर प्रेशर बढ़ा दिया तो यार बी पर भी तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ए और बी को तो सेम रहना है। बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी। अगर मैं ए पॉइंट पर बाय एनी मेथड आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, then the pressure should increase at B point also. Is that very very clear? Right? तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेशर को कांस्टेंट ही रहना है। अगर मैंने कहीं एक जगह प्रेशर बढ़ाया तो वो इक्वली हर जगह बढ़ जाएगा, ओके। द प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू पॉइंट बी। जो प्रेशर मैंने ए पे बढ़ाया वो बी पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। Based on this, we have a very very important law which is Pascal's law, which says that the pressure exerted anywhere in a confined liquid is equally transmitted and it is undiminished in all the directions. अभी मैंने आपको समझाया, अगर मैं A पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वही प्रेशर ऑटोमेटिकली B पर भी मुझे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सेम हाइट पर प्रेशर सेम रहना चाहिए, राइट। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले पास्कल लॉ का इजी डेमोन्स्ट्रेशन देख लो। मैंने एक कंटेनर लिया, राइट, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर। पहले मैंने देखा कि पानी इस लेवल पे था, जब पानी इस लेवल पे था तो मैंने ऊपर से पिस्टन को प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने पिस्टन को प्रेस किया, मैं क्या देखता हूं, इन सभी आर्म से वाटर स्प्रिंग्स बाहर आते हैं, फव्वारे, पानी के फव्वारे, स्प्रिंग्स बाहर आते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सभी स्प्रिंग्स का जो हाइट है, जितने भी जेट्स बने हैं उनका जो हाइट है वो सेम है। इससे मैं क्या कंक्लूड करता हूं, अगर सभी जेट्स सेम हाइट तक जा रहे हैं बेटा, इसका मतलब हुआ सब पर सेम प्रेशर लगा, तभी तो वो सेम हाइट तक गए, राइट। और यही पास्कल्स लॉ कहता है। देखिए यहां से मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया यहां से, और वो एक्सटर्नल प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया सभी डायरेक्शंस में, एंड दैट इज व्हाट आवर पास्कल्स लॉ सेज, राइट। जो मैंने बताया आपको वही सेम चीज स्लाइड में लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करो, स्लाइड को नोट करो इफ यू वांट टू, राइट। और अगर आप पेंसिल से बुक में लिखना चाहो तो मैंने बिल्कुल प्रिसाइज लिखा हुआ है, बिल्कुल प्रिसाइज लिखा हुआ है। इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, राइट। चलो अब पास्कल्स लॉ का कुछ बेसिक एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोलिक मशीन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। यू विल 200% गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। सबसे पहले इसको समझते हैं, ये है क्या। देखिए दो आर्म्स हैं, राइट, दिस इज आर्म 1, दिस इज आर्म 2। हाइड्रोलिक मशीन्स का काम क्या है? हाइड्रोलिक मशीन्स का काम है बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ लिफ्ट हेवी मासेस, हेवी वेट्स। जैसे जब आप कार सर्विस कराने जाते हो
तो जिस लिफ्ट से आपकी कार ऊपर जाती है दैट इज अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इस पूरे डायग्राम में आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, वो क्या है, आपको क्लियरली दिख रहा है दैट A2 इज ग्रेटर देन A1, दिख रहा है। आपने दो अलग अलग अरेंजमेंट्स लिए हैं जिसमें जो दूसरा वाला अरेंजमेंट है उसका एरिया ज्यादा है। अब आपने यहां पर वेट रखना चालू किया, जब आपने यहां पर वेट रखना चालू किया तो प्रेशर कितना एक्ट किया, प्रेशर आया F1 अपॉन A1, ठीक। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो जो भी प्रेशर बच्चे यहां पर क्रिएट हुआ वो प्रेशर इस कनेक्टिंग पाइप के थ्रू दूसरे वाले लिक्विड पर गया, राइट। दूसरे वाले लिक्विड पर कितना प्रेशर डेवलप हुआ, P2। P2 की वैल्यू कितनी होगी, P2 की वैल्यू होगी F2 अपॉन A2 होगी। अब पास्कल्स लॉ कहता है कि ये प्रेशर तो सेम है, अगर ये प्रेशर सेम है या P1 is equal to P2, that means F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, right? यहां से A2 upon A1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो दिस विल बी F2 upon F1। अब डायग्राम कहता है कि A2 is greater than A1, अगर A2 is greater than A1 इसका मतलब A2 upon A1 is greater than 1, इसका मतलब F2 upon F1 is greater than 1, इसका मतलब F2 is greater than F1। मतलब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया यहां पर, लेकिन इस थोड़े से फोर्स की वजह से आपको एक ज्यादा सा फोर्स मिल गया आउटकम में। मतलब अगर 100 किलो की कार थी तो 100 किलो की कार को लिफ्ट करने के लिए आपको 100 किलो के बराबर फोर्स नहीं लगाना पड़ा, आपने 20 केजी के बराबर फोर्स लगाया और वो फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। देख रहे हो बच्चे, भाई आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और आपको ज्यादा सा फोर्स मिल गया, किसकी वजह से मिला, पास्कल्स लॉ की वजह से मिला। इज दैट वेरी वेरी क्लियर। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, राइट। चलो एक और एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस। अब हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, यहां पर कुछ भी आपके पास मटेरियल है जिसको आपको प्रेस करना है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं 1 मिनट में आपको पूरी चीज समझा दूंगा और मजा ही आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार डायग्राम देख लो, ठीक। अब देखो, सबसे पहले मैंने इस हैंडल को ऊपर उठाया, जब मैंने इस हैंडल को ऊपर उठाया तो ये वॉल्व खुल गया, दिस वॉल्व ओपन्स। इस वॉल्व के खुलने से क्या हुआ, यहां पे वाटर टैंक सप्लाई में जो पानी था वो पिस्टन ए में आ गया। अब आप बोलोगे सर पिस्टन ए में पानी क्यों आया, नीचे से ऊपर पानी क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि बच्चे नीचे वाले पानी पर ये लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से देखो, मैंने पिस्टन को ऊपर किया, पिस्टन को ऊपर किया, यहां पर जो प्रेशर था वो कम हुआ, वो प्रेशर कम हुआ तो वॉल्व खुल गया। जब वॉल्व खुल गया तो क्या हुआ, ये वाला पानी पिस्टन ए में चढ़ गया। पिस्टन ए में ये वाला पानी क्यों चढ़ा, पिस्टन ए पे ये वाला पानी इसलिए चढ़ा क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। जब पिस्टन ए में पानी चढ़ा तो क्या हुआ, अंदर पानी ज्यादा आ गया, पानी का प्रेशर बढ़ गया। अगर पानी का प्रेशर बढ़ गया तो ये कनेक्टिंग पाइप से क्या होगा, इस कनेक्टिंग पाइप से ये प्रेशर ट्रांसमिट हो गया इस सिलेंडर पे, हो गया। जैसे ही इस सिलेंडर पे ये प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, यहां पर प्रेशर बढ़ गया, यहां पर प्रेशर बढ़ गया तो पिस्टन भी ऊपर की तरफ गया, पिस्टन भी ऊपर की तरफ गया तो बीच में जो कुछ भी था, यहां पर बेल ऑफ कॉटन है, वो प्रेस हो गई। इज दैट वेरी वेरी क्लियर, राइट। बात समझ में आई, राइट। बिल्कुल बिल्कुल इजी है भाई। वॉल्व V1 खुला, पानी ऊपर गया, यहां प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर यहां पे आया, इसने प्रेशर से वॉल्व V2 को खोला, वॉल्व V2 को खोला तो पानी यहां गया, ये पिस्टन ऊपर गया और ये कॉटन दब गया। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि सर प्रेशर रिलीज कैसे हुआ, जब आपने प्लंगर ये हैंडल एज नीचे किया तब ये सारा प्रोसेस हुआ। अब जो एक्स्ट्रा पानी था यहां पर वो पानी कहां गया, भाई आपने बोला कि सर आपने कॉटन बेल को प्रेस तो कर दिया, रिलीज कैसे करेंगे, ये वॉल्व खोल दिया। जैसे ही ये वॉल्व खोला क्या हुआ, यहां पर जो पानी आया था वो पानी यहां से वापस चला गया, कहां गया, रिजर्वॉयर में। तो यहां पर प्रेशर रिलीज हुआ, यहां पर प्रेशर रिलीज हुआ तो क्या हुआ, पिस्टन भी नीचे आ गया, पिस्टन भी नीचे आ गया तो ये वाला पानी वापस यहां चला गया और फिर से अरेंजमेंट वैसा ही हो गया। फिर आपने क्या किया, फिर इसको H को ऊपर किया,
ऊपर किया, प्रेस हुआ, फिर आपने वॉल्व ढीला किया, तो आई गेस नाउ आपको बिल्कुल क्लियर है, राइट? बुक से देखोगे बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। फिर से पॉज करो, पीछे करो वीडियो, फिर से देखो, राइट? एच को ऊपर उठाया, वॉल्व V1 खुला, पानी सिलेंडर P में आया, एक्स्ट्रा प्रेशर ने वॉल्व V2 को खोला, V2 को खोलने से प्रेशर बढ़ा सिलेंडर में, आपका पिस्टन भी ऊपर गया, बेल ऑफ कॉटन प्रेस हुआ, रिलीज वॉल्व आपने खोला, रिलीज वॉल्व से जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हुआ था जिस पानी की वजह से, वो पानी फिर से वाटर सप्लाई टैंक में आया, बेल ऑफ कॉटन फिर से रिलीज हुआ, एंड अगेन द सेम अरेंजमेंट, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आई होप द लॉजिक इज प्रीटी क्लियर, राइट? चलो, जो चीज मैंने बताई वही चीज यहां पर लिखी हुई है। These are few uses. Now, बिल्कुल ऐसे ही बेटा हाइड्रोलिक जैक काम करता है। अगेन आप, अच्छा यहां पर भी आपने एक चीज ध्यान दी, इसका एरिया अगर हम A1 बोलते हैं और इसका एरिया A2 बोलते हैं, तो दोनों का एरिया सेम नहीं है, दोनों का एरिया अलग अलग है, और यही फॉर्मूला लगेगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, राइट? F2 इज ग्रेटर देन F1 मतलब जिसका एरिया ज्यादा वहां पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो A2 का एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है, A2 का एरिया ज्यादा दिख रहा है, मतलब आपने H को धीरे से उठाया, उसके बाद भी बेल ऑफ कॉटन प्रेस हो गया। बिल्कुल यही चीज यहां पे है, आपने हैंडल को नीचे किया, पिस्टन A प्रेस हुआ, यहां पर प्रेशर P था, इस कनेक्टिंग वॉल्व ने, इस प्रेशर ने इस वॉल्व को खोला, इस वॉल्व से ये प्रेशर यहां बढ़ा और ये आपका प्लेटफॉर्म ऊपर उठ गया। बिल्कुल सेम फंडा, एंड द सेम फंडा इज अप्लाइड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स एज वेल। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में आपके दो सिलेंडर होते हैं, दिस इज योर मास्टर सिलेंडर, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड योर व्हील सिलेंडर। ये एक व्हील है, ऐसी ही और भी व्हील्स होती हैं, अगर 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव कैसा भी है। आपने फुट पेडल प्रेस किया, फुट पेडल प्रेस किया, ये पिस्टन प्रेस हुआ, ये पिस्टन प्रेस हुआ, यहां पर प्रेशर बढ़ा, ये सेम प्रेशर कहां ट्रांसमिट हुआ, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो दैट A2 इज ग्रेटर देन A1। A2 इज ग्रेटर देन A1 इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा। अब आप खुद सोचो, एक 100 kg की कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितना ज्यादा मोमेंटम क्रिएट हुआ। और अगर मुझे उस कार को रोकना है तो क्या मुझे उतना फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, ब्रेक्स तो हम बहुत प्यार से धीरे से लगाते हैं, राइट? बिल्कुल सेम फंडा है जो आपने पुराने दोनों केसेस में पढ़ा। अब बच्चों, जितनी भी मशीन्स हाइड्रोलिक प्रेशर पे बेस्ड होती हैं, वो सब फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। क्लास 10th में आप ये समझोगे कि फोर्स मल्टीप्लायर क्या होता है। देखिए, एक टर्म होता है मैकेनिकल एडवांटेज विच इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। अब आप खुद देखो, जितने भी हमने डायग्राम पढ़े उन सभी डायग्राम्स में एफर्ट इज लेस देन लोड, हमें कम एफर्ट लगाना पड़ा और लोड ज्यादा भाग गया, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा आ गया, और मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा आने के चक्कर में हमारा जो डिवाइस था वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, एंड देन वील बी डूइंग अ फुल सेशन ऑन द न्यूमेरिकल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड फॉर द फ्यूचर कंटेंट। थैंक यू वेरी वेरी मच।